दोस्तों 9 अक्टूबर 2024 को एक खबर आती है कि रतन टाटा जी जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक हैं वो अब इस दुनिया पे नहीं रहे। ये वही रतन टाटा है जिस टाटा का आप नमक खाते हैं और 100 से अधिक कंपनियां इनकी हैं। ये वही रतन टाटा है जो इस दुनिया में नहीं रहे और जीवन में 7 लाख करोड़, अपने पूरे जीवन में इन्होंने 7 लाख करोड़ का दान दिया है। और एक यूनिवर्सिटी में ये गए थे तो उन्होंने वहाँ पर लगभग 400 करोड़ से ऊपर का दान दे दिया था एक ही बार में। ये ऐसी शख्सियत है दोस्तों, इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इनके जीवन में कौन कौन से वाक़ये हुए। इनको अपनी ज़िंदगी में एक लड़की से प्यार हुआ, फिर उस लड़की से इनकी शादी नहीं हो पाती है। हालांकि वो लड़की इंग्लैंड की रहने वाली थी और ये भारत और चीन युद्ध भी इसी बीच आ जाता है और इनके जीवन से वो लड़की हमेशा के लिए चली जाती है। आखिर कैसी क्या वाकया हुआ था? एक वाकया और इनके जीवन में होता है जब ये इनकी गाड़ी पंचर हो जाती है और ये पंचर वाले के साथ खुद ही पंचर बनाने लगते हैं। और एक वाकया वो होता है दोस्तों जब इनके जीवन में जब आतंकवादी हमला हुआ था 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 को ये वाकया हुआ था जब आतंकवादियों ने हमला कर दिया था इनके ताज होटल पे। आज हम लोग सब कुछ जानेंगे रतन टाटा के बारे में कि कैसे क्या क्या हुआ स्टेप वाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस तरह की सच्ची घटना, सच्ची कहानियां आपको मिलती रहेंगी। ये कहानी शुरू होती है 200 साल पहले। एक गुजरात का एक गांव होता है नवासारी। नवासारी में ही एक बच्चे का, एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम होता है नसरवान जी टाटा। और 1822 में नसरवान जी टाटा को एक बेटा भी होता है और ये सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में इस तरह से गरीबी में ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा और ये वहाँ से मुंबई के लिए निकल जाते हैं। मुंबई पहुँचते हैं और मुंबई में जैसे कि कपड़ा व्यापार इनका इंतज़ार ही कर रहा था, ये कपड़े के व्यापार में अपना हाथ डालते हैं और धीरे से इनका काम आगे बढ़ने लगता है। काम जब आगे बढ़ता है इसके बाद इनको जो एक बेटा था जिसका नाम होता है जमशेद जी टाटा। धीरे से ये जो कारोबार होता है ये नसरवान जी टाटा से लेकर जमशेद जी टाटा अपने हाथ में ले लेते हैं। और जमशेद जी टाटा का भी हाथ वैसा ही होता है जैसा नसरवान जी टाटा का होता है, यानी इनके पिताजी का। और उसके बाद ये इस कंपनी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगते हैं और बहुत सारे उद्योगों में हाथ आजमाने लगते हैं। तभी ऐसे ही एक बार का वाकया है 1889 में। 1889 में जो जमशेद जी टाटा होते हैं ये जो है एक होटल नाम होता है, उसका नाम होता है हॉडसन। इसमें केवल यूरोपीय लोगों की एंट्री होती है। अब जमशेद जी टाटा वहाँ पहुँच जाते हैं और जमशेद जी टाटा को जो वहाँ पे दरबान होता है वो रोक देता है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो जो जमशेद जी टाटा होते हैं बड़े नाराज होते हैं कि यार क्यों अंदर नहीं जा सकते हैं, क्या बात है। तो वो बोलता है कि यहाँ पर केवल यूरोपीय लोगों की ही एंट्री है। अब जो जमशेद जी टाटा होते हैं इनको बड़ा ख़राब लगता है कि यार मैं इतना बड़ा आदमी हूँ और मुझे अंदर नहीं आ रहे हो, मैं 4 कंपनियों का मालिक हूँ और तुम मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हो। तो नसरवान जी टाटा के जो बेटा है जमशेद जी टाटा, ये वहीं पर फैसला करते हैं कि यार जो भी हो मैं भारत में एक ऐसा होटल बनाऊंगा कि वो जो एशिया का सबसे बड़ा होटल होगा। और यहाँ पर एक खासियत ये होगी कि हर प्रकार का आदमी आ सकता है, चाहे वो यूरोपियन हो, इंडियन हो, किसी भी देश का आदमी हो, उसके पास अगर पैसा है तो वो इस होटल में आ सकेगा और ये एशिया का सबसे बड़ा होटल होगा। और तब जमशेद जी टाटा जो होते हैं ये जो है 1903 में ताज होटल का एक उद्घाटन करते हैं। इस होटल को बनाने में इनको बहुत समय लगता है, लगभग 10 से 11 साल का समय लगता है और 1903 में ये होटल बनके तैयार हो जाता है। फिर ये धीरे धीरे कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है और इनको एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम होता है रतन टाटा। हालांकि इनको 2 बेटे और थे और आज चूँकि बात हो रही है रतन टाटा के बारे में तो हम लोग उनके बारे में नहीं जानेंगे। आज हम लोग केवल रतन टाटा के बारे में जानेंगे। ये जो बेटा होता है रतन टाटा, इनका भी हाथ वैसा ही होता है जैसा कि जमशेद जी टाटा का होता है। अब जो बिजनेस होता है, जो कंपनियां होती हैं, जमशेद जी टाटा के बाद रतन टाटा के हाथ में आती हैं और वो भी इसको पूरी टाटा कंपनी को लगभग अपने पूरे जीवन काल में 40 से 50 गुना बढ़ा देते हैं। यानी जमशेद जी टाटा ने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से 40 से 50 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बात ये 1955 की है। इंग्लैंड में इनको एक लड़की से प्यार हो जाता है और ये जो प्यार मोहब्बत ये धीरे धीरे इनका परवान चढ़ता है, आगे बढ़ता है। दोनों लोग मिलना जुलना, घूमना फिरना सब कुछ शुरू हो जाता है।
इसके बाद इनका जो समय है अधिकतर समय उस लड़की के साथ बीतने लगता है, क्योंकि वो लड़की जो होती है वो एक अंग्रेज़ होती है और उसके जो परिवार वाले होते हैं वो भी अंग्रेज ही होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। इनको जो मोहब्बत हो जाती है तो 1962 की बात है, भारत चीन युद्ध छिड़ चुका था और उसी समय ये इंग्लैंड में उस समय थे और अचानक इनके पास एक फ़ोन आता है कि आपकी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुरंत आप इंडिया आ जाइए। अब जमशेदजी टाटा की जो पत्नी थी, यानी कि जो रतन टाटा की दादी थी, अब इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो ये फटाफट वहाँ से तैयारी बनाते हैं वापस आने के लिए और लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम चलोगी मेरे साथ में? तो वो कह देती है कि हाँ, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन जो उसके माँ-बाप होते हैं वो मना कर देते हैं। तो जो रतन टाटा की जो गर्लफ्रेंड वहाँ पर थी, वो तो इनके साथ नहीं आ पाती हैं और फिर ये आ जाते हैं 1962 में इंडिया। अब चूँकि ये बड़े आदमी हैं तो इंडिया, अमेरिका, लंदन, पेरिस ये इनका लगा रहता है, पैसे की कोई कमी तो थी नहीं। ये इंडिया आ जाते हैं, इंडिया आने के बाद अपनी दादी का अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ करते हैं। फिर रतन टाटा अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और जो लड़की के परिवार वाले थे, कुछ देर दिन के बाद पता चलता है कि उन्होंने उस लड़की की शादी एक दूसरे व्यक्ति से कर दी है, जिसका इनके दिल पर बहुत ही ज़्यादा घोर आघात पहुंचता है और ये सोचते हैं कि मेरी शादी इस लड़की से नहीं हुई, अब मैं किसी और लड़की से भी शादी नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो आदमी के विचार भी बदलते हैं। उसके बाद 3 से 4 लड़कियों और मॉडलों और हीरोइनों के साथ भी इनके संबंध होते हैं, जिसमें एक नाम आता है जिसका नाम होता है जिमी ग्रेवाल। इस लड़की ने कर्ज फिल्म में काम किया था ऋषि कपूर के साथ, मेरा नाम जोकर में काम किया था राज कपूर के साथ और एक 3 देवियां करके एक पिक्चर आई थी, उसमें भी ये काम किया था जिमी ग्रेवाल में। इसके बाद और भी कुछ नाम आते हैं और साल 1980 में एक गैंगस्टर था जिसकी नज़र पड़ जाती है टाटा कंपनी पर और वो सोचता है क्यों ना यार इससे पैसा उगाही किया जाए। तो ये जो रतन टाटा थे, इनके पास धमकी देता है कि जो भी आपके कर्मचारी हैं और जो भी लोग, अगर ये कर्मचारी आपके कंपनी में काम करने आए तो मैं इन लोगों को जान से मार दूंगा, नहीं तो आप मुझे इतने रुपए की रंगदारी दीजिए। कुछ करोड़ रुपए इनसे मांगे थे। अब रतन टाटा जो होते हैं वो वहाँ पे पैसा देने में तो सक्षम थे, लेकिन ये बात सोचते हैं कि यार अगर आज मैंने इसको पैसा दिया तो कल कोई और भी खड़ा हो जाएगा पैसा लेने के लिए, हो सकता है कंपनी का कोई कर्मचारी ही खड़ा हो जाए, तब मैं क्या करूँगा। तो रतन टाटा उसको पैसा देने से मना कर देते हैं। अब वो जो आदमी था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था, अब उस समय पुलिस इतनी ज़्यादा मजबूत भी नहीं थी, सोशल मीडिया था नहीं, तो जो बदमाश होते थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते थे। तो रतन टाटा ने उसको पैसा तो नहीं दिया, लेकिन अपने कर्मचारियों का उनको जो एकोमोडेशन देना था, उनको जो खुश करने के लिए उनको जो सैलरी बढ़ा दी और उनको अच्छी सुविधा देना शुरू कर दिया। टाटा कंपनी शुरुआत से ही अपने कर्मचारियों के प्रति वफादार रही है और उनके हक के लिए बहुत ही ज़्यादा वफादार रही है। पूरी सुख सुविधाएं और सुविधा देती है, बीमा से लेके हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ देती है। तो ये टाटा कंपनी के जो मालिक थे रतन टाटा, उन्होंने और बढ़ा दिया। तो हुआ इससे क्या कि जो बदमाश था वो इनसे पैसा नहीं ले सका और इनके जो कर्मचारी थे वो काम पर आते रहे, किसी ने काम पे आना बंद नहीं किया और इनकी जो कंपनी थी वो चलती रही। अब धीरे धीरे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। अब हम लोग उस वाक़े पे आएंगे। 1998 में इन्होंने इंडिका कार लॉन्च की। ये जो इंडिका कार लॉन्च की, कुछ लॉन्चिंग के कुछ महीनों के बाद इसका डिब्बा गोल हो गया, ये गाड़ी चली नहीं। तो फोर्ड कंपनी के जो मालिक थे, ये इन्होंने जब इस कंपनी को एक्वायर किया, इस कार को एक्वायर किया टाटा इंडिका को, तो उन्होंने बड़े ही बेइज्जती वाले लफ्ज़ों में बोला कि यार तुम जब नहीं संभाल पाते हो तो कार फार ये सब लॉन्च करते हो तुम क्यों हो, जो तुम्हारा बिजनेस है उस बिजनेस में पड़े रहो, दुनिया भर में झमेले में तुम क्यों पड़ते हो। तो रतन टाटा को बहुत ज़्यादा खराब लगा, उनको लगा कि यार भारत में रहकर इसने मेरी बेइज्जती कर दी। उसके बाद रतन टाटा ने सोचा नहीं, अब मैं तो ये कार तो नहीं बेचूंगा, तो टाटा इंडिका को उन्होंने नहीं बेचा। उसके बाद इसमें जो भी कमियां थी टाटा इंडिका कार में, इसमें सुधार किया और फिर ये बेस्ट सेलिंग कार बनी टाटा की, टाटा इंडिका। उसका जब ये कार बहुत बिकी, उसके कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे साल दर साल बीतते गए दोस्तों, तो एक समय आता है जब स्टैनफोर्ड जो थे फोर्ड कंपनी के मालिक, ये दिवालिया घोषित हो गए। इनकी जो कंपनी थी फोर्ड, ये दिवालिया हो गई 2008 में। और वो जो फोर्ड कंपनी का मालिक था वो आता है, इनसे बोलता है कि आप हमारी कंपनी खरीदेंगे, तो रतन टाटा उसको खुशी खुशी खरीद लेते हैं। तब वो बोलता है कि आपने कंपनी खरीद कर
मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है दोस्तों। देखिए समय का पहिया कैसे घूमता है। एक तरफ रतन टाटा को उस आदमी ने एक बार बेइज्जत किया था और वैसी ही बेइज्जती एक बार रतन टाटा ने उसकी कंपनी को खरीद कर दी। हालांकि रतन टाटा की बेइज्जती कम हुई थी, फोर्ड कंपनी के मालिक की ज़्यादा हो गई। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और ये जो 2008 में ही 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 को 26/11 का आतंकवादी हमला होता है, जिसमें अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया था। ये अजमल आमिर कसाब चारों तरफ लोगों को भून रहा था और उस होटल के अंदर 300 से ऊपर लोग थे और बहुत सारे लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया था, इस्लाम के नाम पे और आतंकवाद के नाम पे। अल्लाह अकबर बोल के बहुत सारे लोगों के ऊपर गोलियां चला दी थी और इस समय कांग्रेस की सरकार थी और पूरा का पूरा सपोर्ट था कांग्रेस का इन आतंकवादियों को। इसके बाद खैर एनर्जी कमांडो आए और बहुत सारा उसमें बीच बचा हुआ और रतन टाटा जो है वो वहीं पर रुके हुए थे होटल के पास में। वो बोल रहे थे मुझे अंदर जाने दिया जाए, मेरा जो स्टाफ है, मेरे जो लोग हैं वो अंदर होटल में मौजूद हैं, मुझे अंदर जाने दिया जाए। मगर जो पुलिस थी वो अंदर नहीं जाने दे रही थी क्योंकि उससे रतन टाटा की जान को भी खतरा हो सकता था। अब एनर्जी कमांडो वगैरह जितने भी पुलिस वगैरह थी, सभी लोगों ने किसी तरीके से होटल से लोगों को बाहर निकाला। अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ा और उसको जेल में डाला। उसके बाद जब ये पूरा प्लान खत्म हो गया तो जिन लोगों का नुकसान हुआ था मात्र 20 दिन के अंदर पूरे स्टाफ को और जो लोग वहां पर अंदर थे सभी लोगों को जो भी मुआवजा देना था वो रतन टाटा ने अपनी जेब से मुआवजा दिया दोस्तों। इतनी बड़ी शख्सियत थे रतन टाटा। उसके बाद जो स्टाफ था उसको भी पूरा मुआवजा दिया, जो लोग वहां पर अंदर थे जिनका जो जो नुकसान हुआ था सबको पूरा पूरा मुआवजा दिया और सरकार को वो मुआवजा देने में 7 से 8 साल लग गए, लेकिन रतन टाटा ने जो मुआवजा देना था वो 20 दिन के अंदर दे दिया था। इसके बाद दोस्तों एक वाकया है जिसमें अक्टूबर 2016 का एक किस्सा है। एक विश्वविद्यालय में इन्होंने 415 करोड़ का दान दे दिया था और बोला था कि यहाँ पे जो बच्चे हैं इनकी शिक्षा दीक्षा और पढ़ाई लिखाई में आप ये पैसा खर्च कीजिए। वो शख्सियत थे रतन टाटा। इसके बाद दोस्तों कोरोना काल में देश को 1,500 करोड़ रुपए की मदद की थी। जब देश 2020 में पूरा त्राही त्राही कर रहा था, हर जगह महंगाई और हर जगह मारामारी मची थी, लोग घरों में कैद हो गए थे, उस समय रतन टाटा ने 1,500 करोड़ का देश को दान दिया था, जिससे देश के लोगों की दवाइयाँ और उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। इसके बाद दोस्तों एक वाकया वो भी होता है जो मैंने आपको बताया था। एक बार रतन टाटा अपने काम से जा रहे थे और अचानक जो इनकी कार थी वो रास्ते में पंचर हो जाती है। जब पंचर हो जाती है तो सभी लोग कार से उतर के पंचर वाली दुकान में पंचर बनवा रहे थे। इसी बीच रतन टाटा जो वहाँ पर अचानक रास्ते से गायब हो जाते हैं, वहीं पे होते हैं लेकिन बीच से थोड़ा सा कट लेते हैं क्योंकि पंचर बन रहा था। तो जो कर्मचारी थे वो सोच रहे थे कि साहब कहाँ गए, साहब कहाँ गए। तो रतन टाटा को जब ढूंढा गया तो पाया गया कि वो उसी पंचर वाला जो आदमी पंचर बना रहा था उसी के पास में बैठे थे और उसके साथ में ही काम कर रहे थे। वो शख्सियत से रतन टाटा। और जब वो कर्मचारी जो रतन टाटा के थे उसके पास जब पहुंचे तो बोलते हैं अरे साहब आप ये क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं देखो यार अब ये काम कर ही रहा है, मैं इसके साथ काम करूंगा तो काम जल्दी हो जाएगा और मुझे अच्छा लगता है काम करना। इसके बाद जो वहाँ पर कर्मचारी थे वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि हम इतने अच्छे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जो इनकी ज़िंदगी में आए और जो इनके जीवन में जो गर्लफ्रेंडें इनकी आई, बहुत सारी जो 3 से 4 गर्लफ्रेंडें आई, इस तरह से इनका जो जीवन था वो जीवन पूरा चला दोस्तों। और रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन रतन टाटा की 100 से अधिक कंपनी, आज हम नमक ले लें, ट्रक ले लें, कार ले लें, बस ले लें, मतलब एक खाने के सामान से सुबह से शाम तक हम जितनी भी चीज़ें यूज करते हैं सब कुछ रतन टाटा हर एक चीज़ बनाते हैं। ऐसी शख्सियत अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है। और दोस्तों इस तरह से जो इनका जीवन था वो पूरा जीवन कटा और ऐसी शख्सियत दोबारा इस दुनिया में भारत को मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन अब रतन टाटा जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अपने इस चैनल के माध्यम से मैं देता हूं। और दोस्तों रतन टाटा जैसा दूसरा रतन अब भारत रत्न उनको मिलेगा, क्या कोई ज़रूरत नहीं है भारत रत्न देने की, क्योंकि रतन तो खुद अपने आप में ही एक रतन थे।
दोस्तों, इस तरह की खबरें, सच्ची घटनाएं मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे रतन टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि मिल सके और ऐसी महान शख्सियत हमारे दिलों में जिंदा रहे और ऐसी महान शख्सियत भले इस दुनिया से चली गई हो लेकिन हमारे दिलों में, हमारे हौसलों में जिंदा रहे। धन्यवाद दोस्तों।